हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है वायुदाब पेटियां। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वायुदाब के ऊपर कि वायुदाब होता क्या है, इस वायुदाब का मापन कैसे किया जाता है, किन इकाइयों में किया जाता है, सबसे ज्यादा वायुदाब कहां पर होता है। इस पृथ्वी तल पर एक समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाकर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, समदाब रेखाएं, आइसोबार। तो इन सब की हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। अब आज उसी से रिलेटेड एक नया जो टॉपिक है वायुदाब पेटियां, जो ज्योग्राफी के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में। इस वायुदाब पेटियों की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी पर मूल रूप से 7 वायुदाब पेटियां स्थित है। ये 7 वायुदाब पेटियां दोनों गोलार्धों में उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव तक स्थित है, जिनका विभाजन मूल रूप से अगर देखा जाए तो 2 आधार पर किया जाता है। एक इनके उत्पत्ति के आधार पर और एक इनके दाब के आधार पर। तो बात करते हैं वायुदाब पेटियों की। ये जो वायुदाब पेटियां हैं ये अक्षांशों के समानांतर, अक्षांशों के समान पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा जो ग्लोब है, जो पृथ्वी का वास्तविक मॉडल है, इस ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर वायुदाब पेटियां बनाई गई है। वायुदाब पेटियों का निर्धारण किया गया है। ये जो वायुदाब पेटियां हैं इनकी कुल संख्या, वायुदाब पेटियों की कुल संख्या अगर बात करें तो कुल संख्या इनकी है 7। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। अब ये जो 7 वायुदाब पेटियां हैं इनका 2 प्रकार से विभाजन किया जाता है। तो बात करें इनके विभाजन की, वायुदाब पेटियों के विभाजन की, या इनके जो प्रकार है इनकी बात करें तो इनका विभाजन 2 आधार पर किया गया है। एक है उत्पत्ति के आधार, और एक आता है वायुदाब के आधार पर। वायुदाब के आधार पर अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करें वायुदाब पेटियां कितने प्रकार की होती है, तो हमारी ये जो वायुदाब पेटियां हैं इनके निर्माण के पीछे अलग अलग कारण है और उन्हीं कारणों के आधार पर इनका वर्गीकरण जो किया जाता है। तो उसकी बात करें, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वायुदाब पेटी और वायुदाब पेटी। अन्य वायुदाब पेटी, तो इस आधार उत्पत्ति के आधार पर जो है ना, सभी 7 वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तापजन्य वायुदाब पेटी है और एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इनमें अगर तापजन्य वायुदाब पेटी की बात करें तो 7 में से 3 वायुदाब पेटी ऐसी है जो ताप जनित है, जिनकी उत्पत्ति तापमान के कारण होती है। जबकि शेष जो 4 वायुदाब पेटियां हैं, 4 वायुदाब पेटियों को गतिजन्य वायुदाब पेटी माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पवनों के संचरण के कारण होती है। तो ऐसे में इन्हें गतिजन्य वायुदाब पेटी माना जाता है और ये 3 वायुदाब पेटियां जो है इन्हें तापजन्य वायुदाब पेटी माना जाता है। अब इनमें से 7 में से कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं वो तापजन्य होंगी, कौन कौन सी गतिजन्य होंगी, इनकी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले इधर बात करते हैं वायुदाब के आधार पर। तो वायुदाब के आधार पर भी पेटियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक निम्न वायुदाब पेटी
निम्न वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी और उच्च वायुदाब पेटी, यानी ऐसी पेटियां जिनमें वायुदाब हमेशा कम रहता है उन्हें निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है, और जहां वर्ष भर उच्च वायुदाब पाया जाता है, अधिक वायुदाब पाया जाता है, उसे उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। तो वायुदाब के आधार पर भी इन पेटियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, और उत्पत्ति के आधार पर भी इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो वायुदाब के आधार पर इन पेटियों का विभाजन है, इनकी अगर बात करें तो पहला है निम्न वायुदाब पेटी। तो निम्न वायुदाब पेटियों की संख्या कुल है 3। हमारे इस पृथ्वी तल पर जो 7 वायुदाब पेटियां हैं टोटल, उनमें से 3 वायुदाब पेटियां हैं निम्न दाब की, और शेष जो 4 वायुदाब पेटियां हैं ये पाई जाती है उच्च वायुदाब की। तो इधर तापजन्य वायुदाब पेटी 3, निम्न वायुदाब पेटी 3, इधर गतिजन्य वायुदाब पेटी 4, इधर उच्च वायुदाब पेटी 4। अब ये पेटियां कौन कौन सी हैं इनकी बात करते हैं। ये अपना ग्लोब है, मान लो पृथ्वी का मॉडल है, और इस पृथ्वी के इस मॉडल में ये कुछ मैंने क्षैतिज रेखाएं खींची है, अक्षांश रेखाएं हैं, और इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही वायुदाब पेटियां निर्धारित की गई है। इनमें हम अगर देखते हैं तो ये जो डॉट डॉट में रेखा है ये पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। इस भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा से दोनों तरफ उत्तर में 5 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वायुदाब पेटी स्थित है इसको नाम आता है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी पहली पेटी जो वायुदाब पर आधारित है, इस पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी मध्यवर्ती भाग में स्थित है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद इस विषुवत रेखा से हम दोनों तरफ चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चले या दक्षिणी गोलार्ध में चले, तो दोनों ही गोलार्धों के अंदर दूसरा जो अक्षांशीय क्षेत्र आता है वो आता है ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस क्षेत्र में जो वायुदाब पेटी स्थित है उसे नाम दिया जाता है उपोषण उच्च दाब पेटी। उच्च दाब पेटी यह है उपोषण उच्च दाब पेटी। तो पहली पेटी हुई आपकी ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये, 3 वायुदाब पेटियां हो गई। पहली विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, दूसरी दोनों गोलार्धों में उपोषण उच्च दाब पेटी और उपोषण उच्च दाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये 2 और ये 3। उसके बाद और आगे की तरफ अगर चले हम तो ये आता है 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में, 60 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। तो इन 60 से 65 डिग्री जो अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जो वायुदाब पेटी होती है इसका नाम होता है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और उसके बाद जो अंतिम वायुदाब पेटियां हैं इसको हम क्रम संख्या मान लो कि 4 दे दे, ये क्रम संख्या हो गई आपके 5। उसके बाद दोनों गोलार्धों में और अगर चले ध्रुवीय क्षेत्रों में तो एक आता है 85 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक आता है ये 85 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
तो यहां पर भी दो वायुदाब पेटियां स्थित है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और इनको अगर हम नाम दें तो ये आता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, और ये भी हो गई ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इस प्रकार से अगर देखें, ये 6 नंबर वायुदाब पेटी है और ये 7 नंबर वायुदाब पेटी है, यानी कुल मिलाकर हमारी इस पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। इन 7 वायुदाब पेटियों में से अभी हमने देखा कि एक तो है विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी, दूसरा उपोषण उच्च दाब पेटी, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इनमें से 3 वायुदाब पेटियां तो ऐसी है जहां पर वायुदाब कम पाया जाता है। वो 3 वायुदाब पेटियां कौन सी है? एक तो हो गई विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी, और 2 हो गई 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ये 3 वायुदाब पेटियां ऐसी हैं जो निम्न दाब की हैं, और शेष जो 4 वायुदाब पेटियां हैं इसमें उपोषण उच्च दाब पेटी आ जाती है दोनों गोलार्धों की, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी आ जाती है दोनों गोलार्धों की। तो ये 4 वायुदाब पेटियां ऐसी है जो उच्च वायुदाब से संबंधित है। इस वायुदाब के ऊपर कल भी पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान घटता है, वायुदाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है। अब अगर हम पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य साल भर लगभग लंबवत रहता है विषुवत रेखा पर, कर्क और मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही सूर्य लंबवत रहता है। ऐसे में यह कहे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो तापमान वाला क्षेत्र होता है ये होता है विषुवत-रेखीय क्षेत्र। अब इस विषुवत-रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होगा, तो वायुदाब कम पाया जाता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सामान्य सी बात है कि विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, और तिरछापन बढ़ता है तो ऐसे में तापमान घटता है। अब तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ना चाहिए, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो धीरे धीरे उच्च वायुदाब की पेटियां आनी चाहिए। लेकिन यहां इनकी स्थिति अगर हम देखते हैं तो एक बार निम्न दाब की वायुदाब पेटी है, फिर उच्च दाब की, फिर निम्न दाब की, फिर उच्च दाब की, जबकि होना यह चाहिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो वायुदाब बढ़ना चाहिए क्योंकि तापमान घटता है। तो इन वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति जो है वो 2 आधार पर मानी जाती है, एक तापजनित और एक गतिजनित। इसी कारण से इनकी स्थिति बीच बीच में उच्च और निम्न दाब की है। बात करते हैं एक एक वायुदाब पेटी की कि कौन सी वायुदाब किस प्रकार से बनी है। नंबर 1 अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक आती है विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी, ये जो विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी है इसी से स्टार्ट करता है। ये जो वायुदाब पेटी है इसके मूल जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार पूछ लिए जाता है, तो उन फैक्ट्स की बात करेंगे। तो विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी जो है इसका विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी स्थिति है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो ये पेटी स्थित है इसी को नाम दिया जाता है विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी। इस विषुवत-रेखीय निम्न दाब पेटी की अगर और बात करें तो इसमें
यह एक तापजन्य वायुदाब पेटी है। तापजन्य वायुदाब पेटी है, यानी इस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति के पीछे का कारण है उच्च तापमान। साल भर उच्च तापमान रहता है। तापमान अधिक होने के कारण यहां जो वायु है वो धरातल के संपर्क में आकर वायु गर्म होकर हल्की होकर संवहन तरंग के रूप में ऊपर उठ जाती है। और संवहन तरंग के रूप में जब ऊपर उठती है तो नीचे दाब या प्रेशर है वो कम रहता है, और इसी कारण इस वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है। तो ये जो वायुदाब पेटी है ये किसके कारण बन रही है? तापमान के कारण, इसलिए इसे नाम दिया जाता है तापजन्य वायुदाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी। इस पेटी की अगर और बात करें तो इस क्षेत्र में क्योंकि वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ रही है, गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ रही है, तो मूल रूप से इस पेटी के अंदर क्षैतिज धरातल के साथ हॉरिजेंटल जो पौने हैं वो बहुत कम चलती है या नहीं चलती है। और इसी कारण इस विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। इसी वायुदाब पेटी को डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी वायुदाब पेटी है डोलड्रम के नाम से प्रसिद्ध है या शांत पेटी के नाम से प्रसिद्ध है, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। कारण क्या है? क्योंकि धरातल के साथ में यहाँ पर क्षैतिज पौने नहीं चलती, वायु हल्की होकर गर्म होकर हल्की होकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लंबवत ऊपर की ओर उठ जाती है। इसी वायुदाब पेटी को भारत जैसे देश में कुछ विशेष नामों से जाना जाता है, जैसे इसे यहां पर भूमध्य रेखीय द्रोणी कहा जाता है, इसी को ITCZ या अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। इसे मानसून द्रोणी भी कहा जाता है। भारत में इसे मानसून द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, और उन सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों में ये माना गया है कि ये विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी जो है इसी के कारण भारत में मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में आती है महासागर से स्थल की ओर, और उन्हीं पवनों के कारण भारत में वर्षा होती है। तो मानसून द्रोणी जो है इसे नाम दिया जाता है। इस वायुदाब पेटी की अगर और बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिदिन वायु गर्म होकर ऊपर उठती है ऊंचाई के साथ उस वायु का तापमान घटता है तो वायु में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, यानी वायु संतृप्त अवस्था में आती है, और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे बाद यहाँ पर वर्षा होती है। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे बाद यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये भी कह सकते हैं संवहनीय वर्षा पेटी भी इसको कहा जा सकता है, संवहनीय वर्षा पेटी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र है पृथ्वी पर तो पूरा जो क्षेत्र है यहाँ प्रतिदिन 2 बजे बाद बरसात होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको शामिल किया जाता है। अब क्योंकि तापमान इस क्षेत्र में अधिक होता है, वर्षा अधिक हो रही है, उष्णार्द्र जलवायु है, तो ऐसे में इसी पेटी के अंदर विषुवत रेखीय वर्षा वन या सघन वन
पाए जाता है। सघन वन, घने जंगल अगर कहीं पर पाए जाएंगे तो उसके लिए भी सबसे अनुकूल जो क्षेत्र है ये ही वायुदाब पेटी होती है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। तो ये है अपनी पहली वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। उसके बाद अगर दूसरी वायुदाब पेटी की बात करें तो दूसरी वायुदाब पेटी आती है उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी। अब अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, उपोषण उच्च दाब पेटी की अगर बात की जाए तो ये वो क्षेत्र है जहां पर विषुवत रेखा की तुलना में भी ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होता है तो यहां पर निम्न वायुदाब की पेटी पाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसके पीछे का कारण है गति, पृथ्वी की घूर्णन गति और वायु का संचरण। उन्हीं दोनों कारणों से यहां पर उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। तो बात करते हैं उपोषण उच्च दाब पेटी की। ये जो पेटी है ये दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। अक्षांश के मध्य इस पेटी का जो विस्तार पाया जाता है दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इस उपोषण उच्च दाब पेटी की अगर बात करें तो यह एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य कैसे? विषुवत रेखीय क्षेत्रों से वायु गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर उठती है, ऊंचाई के साथ ऊपर जाती है, तापमान घटता है, दोबारा से वो वायु भारी हो जाती है। वहां से विषुवत रेखा से ऊपर उठी हुई वायु दोनों तरफ ऊपर फैलती है और इन अक्षांशों के बीच में वो वायु नीचे उतरती है। इन अक्षांशों के बीच में ये वायु जो है विषुवत रेखा से ऊपर उठी हुई वायु इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है, यानी उस वायु का अवतलन होता है। उस वायु का अवतलन होता है और इसी अवतलन के कारण यहां पर उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। तो यह कहा जा सकता है कि यह एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इस पेटी की और बात करें तो यहां पर क्योंकि वायु नीचे उतर रही है और जब वायु नीचे उतरती है तो यहां प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है। प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है जब वायु का नीचे अवतलन होता है। और जब प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होंगी तो मुख्य रूप से यहां वर्षा का अभाव होता है। वर्षा का अभाव होता है और वर्षा का अभाव होने के कारण विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल इसी पेटी में स्थित है। इसी पेटी के अंदर पाए जाते हैं उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल वर्षा के अभाव के कारण। मूल रूप से वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होते हैं, लेकिन उनका अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 30, 35 डिग्री, 40 डिग्री यहीं पर उनका विस्तार है वो पाया जाता है। इस उपोषण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश नाम से भी जाना जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड,
हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि कौन सी वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोषण उच्च दाब पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है उनकी चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, जो सनातनी या स्थायी या जो ग्रहीय पौने हैं उनके अंतर्गत इसको समझेंगे। तो ये दूसरी वायुदाब पेटी है, उपोषण उच्च दाब पेटी। अब बात करते हैं तीसरी वायुदाब पेटी की। तीसरी जो वायुदाब पेटी है यह है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इस उपध्रुवीय निम्न दाब विस्तार अगर देखें तो विस्तार इसका दोनों गोलार्धों में होता है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वहां पाई जाती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब अगर हम देखें तो इन 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर तो साल भर सूर्य की किरणें तिरछी जाती है, और सूर्य की किरणें तिरछी जाती है मतलब तापमान कम रहता है। तो तापमान कम रहेगा तो वायुदाब अधिक होना चाहिए, यानी उच्च वायुदाब की पेटी यहां पर विकसित होनी चाहिए, लेकिन ये तो निम्न दाब की पेटी है। तो इस वायुदाब की पेटी की उत्पत्ति के पीछे तापमान का कोई रोल नहीं है। ये जो वायुदाब की पेटी विकसित हुई है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुई है, और इसी के कारण कहा जा सकता है कि यह गतिजन्य वायुदाब पेटी है। गतिजन्य वायुदाब पेटी। गतिजन्य वायुदाब पेटी है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। होता क्या है कि धरातल पर जो क्षैतिज पवनें चलती है वो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलेंगी तो यहां देखें इस डायग्राम में कि एक तो यह है उच्च वायुदाब की पेटी, एक यह है उच्च वायुदाब की पेटी, यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के दोनों ओर उच्च वायुदाब पेटियां हैं। तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, इस उपोषण उच्च दाब पेटी से स्थायी पवनें चलती है इस प्रकार उत्तर पूर्व की ओर, और इधर ध्रुवीय क्षेत्रों से या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से पवनें चलती है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय दाब पेटी वाले क्षेत्र के अंदर विपरीत दिशाओं से आकर पवनें टकराती है, और यहां पवनें टकराकर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऊपर उठ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है, और उसी कारण इस वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब पाया जाता है, यानी कि यह एक गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इस उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की अगर और बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र है जो वाताग्रों के निर्माण के लिए, वाताग्र निर्माण के लिए अनुकूल क्षेत्र होता है। अनुकूल क्षेत्र होता है वाताग्र निर्माण। वाताग्र क्या होता है? दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां विपरीत दिशा से आकर एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पर जो मौसमी घटना घटित होती है उसे नाम दिया जाता है वाताग्र। तो वाताग्र निर्माण के लिए जो पेटी उपयुक्त होती है वो होती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और इसके बाद चौथी जो पेटी आती है, अंतिम वायुदाब पेटी आती है, ये होती है आपके ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इस ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की अगर विस्तार की बात करें तो ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है 85 डिग्री से 90 डिग्री
अक्षांशों के मध्य। पिचासी से 90 डिग्री अक्षांश यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो वायुदाब पेटी स्थित होती है, नाम दिया जाता है ध्रुवीय उच्चदाब पेटी। इस वायुदाब पेटी की अगर और बात करें तो ये तापजन्य वायुदाब पेटी है, तापजन्य वायुदाब पेटी। क्योंकि इसकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी गिरेंगी या कुछ समय तक, 6 महीने तक तो पहुंचती ही नहीं। और जब तापमान बहुत कम रहेगा, तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है, तो वायुदाब यहां पर स्थायी रूप से अधिक पाया जाता है। तो ऐसे में देखें तो ये कुल मिलाकर 7 वायुदाब पेटियां हैं जो हमारे इस ग्लोब पर, हमारी इस पृथ्वी पर निर्धारित की गई है। ये 7 वायुदाब पेटियों में से 3 वायुदाब पेटियां निम्न दाब से संबंधित है, 4 उच्च वायुदाब से संबंधित है। 3 वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति जो है पृथ्वी की घूर्णन, 4 वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति है जो पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न, और 3 वायुदाब पेटियां हैं वो तापमान के कारण उत्पन्न हुई है। तो 3 वायुदाब पेटी तापजन्य और 4 गतिजन्य है। अब ये भी देख ले कि कौन सी वायुदाब पेटी किस कारण से उत्पन्न हुई है। हालांकि ये इन सब में स्पष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो तापजन्य पेटियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो आई थी विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, और 2 आई है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यानी ये कह दूं कि पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती पेटी और पृथ्वी पर दोनों अंतिम जो पेटियां हैं ध्रुवीय पेटियां, इनकी उत्पत्ति तापमान के कारण होती है, तापजनित पेटियां हैं। और जो गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं, गतिजन्य पेटी की अगर बात करें तो दोनों गोलार्धों में 2 तो है उपोषण उच्च दाब की पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी, और 2 है उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी। तो ये जो 4 वायुदाब पेटियां हैं ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुई है। तो याद रखना, पूछ लिया जाता है, सीधा सा क्वेश्चन होता है, निम्न में से ताप जनित वायुदाब पेटी है, वायुदाब पेटियों के 4 क्रमांक होंगे। ध्यान रखना जो दोनों गोलार्धों की मध्यवर्ती पेटियां हैं, बीच वाली जो पेटियां हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश और 60 से 65 डिग्री अक्षांश वाली जो पेटियां हैं वो गतिजन्य पेटियां हैं, और जो मध्यवर्ती और अंतिम जो वायुदाब पेटियां हैं ध्रुवीय और विषुवत रेखीय पेटियां हैं ये तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। अब क्या ये वायुदाब पेटियां हमेशा इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थिर रहती है या इनमें कुछ परिवर्तन होता है? इन वायुदाब पेटियों के कारण धरातल पर और कौन सी मौसमी घटनाएं घटित होती है, इनके कारण कौन कौन सी पवनों की उत्पत्ति होती है, उन सब की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।